ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, राहत दो सरकार। लगातार बाढ़ पीड़ित हर तरफ यही आवाज उठा रहे हैं कि सरकार राहत दो, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि सोई हुई है। कटिहार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटिहार के कदवा प्रखंड के 9 पंचायत महानंदा नदी में आई उफान की वजह से डूब चुके हैं। कई पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से भंग हो गया है। इलाके में महानंदा खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। इलाके में बाढ़ का पानी फैलने से स्कूल भी बंद हो गए हैं। जिले के धनगामा, धपरसिया, जाजा, भरबी, सिकोरना, गोपीनगर, सैयदपुर और शिकारपुर पंचायत पूरी तरह डूब चुके हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोग ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में अनाज बह जाने से लोगों के सामने खाने की समस्या भी खड़ी हो गई है। पशुओं को भी चारा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ लोग परेशान हैं, लेकिन ना तो इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों का पता है और ना ही सरकारी मदद का। तो ये कटिहार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि कहां गई वो सरकारी मदद, कहां गई वो सरकारी राहत, कहां गया वो कोषांग जो इसी चीज के लिए बनाया गया था। और कागज पर कई तरीके के दावे किए गए थे, कागज पर कई तरीके की योजना बनाई गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई प्रखंड कटिहार के डूब चुके हैं, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं। ये पूरा काफी जो है तबाही में है। अब सब लोग के घर में पानी घुस गया है और माल मवेशी ये सब काफी दिक्कत है। यातायात बाधित हो गया है। सरकारी जो नाव का व्यवस्था होनी चाहिए वो सब नहीं कर पाया। इसी तरह बढ़ता रहा पानी तो बहुत प्रलय और बहुत लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा कदवा प्रखंड के बर्री पंचायत में विशेष ध्यान दें, जो कि पूरा जलमग्न स्थिति में है। अभी तक हमारे कदवा अंचल के 14 पंचायतें आंशिक रूप से प्रभावित हैं और बलरामपुर के कुछ पंचायत प्रभावित हैं। वैसे हर जगह हम लोग जनता को सहयोग करने को तैयार। तो ये कटिहार की आपको तस्वीर दिखाई, जहां पर फिर लोग वही इंतजार में हैं कि शायद सरकारी मदद मिलेगी। 9 पंचायत डूब चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। बरसात में गंगा नदी बाढ़ और कटाव से तो रौद्र रूप अख्तियार करती ही है। इसकी उफनती हुई जलधारा कई बार दुल्हा और दुल्हन की धड़कन भी बढ़ा देती है। वैशाली के राघोपुर दियारा के रहने वाले लड़कों की शादी जब गंगा पार पटना जिले में होती है तो डर के इस लम्हे में उन्हें गुजरना पड़ता है। दरअसल बरसात आने पर पटना के दीदारगंज के पास पीपा पुल सुरक्षा के लिहाज से खोल दिया जाता है। यहां पुल तो है नहीं, बस नौ ही उस पार जाने का जरिया है। ऐसे दुल्हों की खुशी में दर्द का एक लम्हा भी है। गंगा की तेज धार हो, इस धार में नाव हो और नाव पर दूल्हे मियां की कार हो तो दिल धक धक करने लगता है। नदी की तेज धार में जब नाव हिचकोले खाते हैं तो कभी कभी दिल भी डूबने लगता है। दिल धड़कने की नौबत तब आती है जब आषाढ़ में कोई शहनाई गूंजती है। वैशाली के राघोपुर के संतोष की शादी पटना जिले में हुई। शादी के बाद घर जाने के लिए संतोष अपनी दुल्हन के साथ दीदारगंज के कच्ची दरगाह घाट पर पहुंचे, लेकिन जब उनकी सजी हुई कार नाव पर चढ़ने लगी तो उनका दिल जोरों से धक धक करने लगा। शादी के कारण हमको राघोपुर जाना है, नदी पार कर जाना पड़ता, दूल्हे के मन का डर यूं ही नहीं है। कई बार नाव पर कार और बारातियों के चढ़ने के बाद हादसा हो चुका है। नदी की तेज धार में जब नाव फंस जाती है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। दरअसल बरसात में जब गंगा नदी में पानी बढ़ जाता है तो दीदारगंज के पास बना पीपा पुल सुरक्षा के लिहाज से खोल दिया जाता है। ऐसे में मुसाफिर हो या फिर मोटर कार, सबके पार उतरने का एक ही जरिया है, नाव।
हम पटना से आ रहे हैं, शादी में गए थे, गाड़ी लेकर गए और राघोपुर जाना है। नदी पार करने में काफी कष्ट होता है। कई बार गाड़ी वाले जो है, जो ड्राइवर वो उतारना नहीं चाहता है और इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से बेघर हुए लोगों का दर्द तो है ही, गंगा के पार घर बसाने वालों का दर्द भी कम नहीं है। अगर पटना के कच्ची दरगाह में पक्का पुल बन जाए तो दूल्हों का दर्द खत्म हो जाए। आर्यन न्यूज के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर, एक तरफ किस तरीके से बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर भाई पार करना है और पार करने के लिए कोई जरिया नहीं है, धक धक करता रहता है दिल। बारी साहब, दो तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ कटिहार में किस तरीके से 9 पंचायत डूब चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं। हालांकि उससे थोड़ी सी अलग एक सॉफ्ट स्टोरी है ये, लेकिन फिर भी ये चीज दिखाने के लिए काफी है कि भाई अभी तक एक पुल नहीं और कैसे लोग गंगा के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, दोनों दो चीजें हैं। ये तो गंगा का बहाव है और गंगा के बहाव में अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंट्री डेवलप करेगा, राज्य डेवलप करेगा, पुल बनता चला जाएगा। उस पीरियड को जब आप याद करेंगे, जब ये गांधी सेतु नहीं था तो लोग जब उस पार के लोगों को, गंगा पार के लोगों को, हम लोग गौ सब वगैरह लोगों को आदमी नहीं पूछते थे कि भाई उधर के लोग तो आदमी नहीं है, उसको पटना आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। तो ये स्थिति थी। आज इतना है कि पूरे वहां के लोग यहाँ की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 साल में सब कुछ नहीं हुआ, 15 साल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन 7 साल में। तो इस तरह की बातें भी उधर के लोग आकर के अब इधर करने लगे हैं। तो ये पुल बनने से फायदा होता है। तो पुल जो है वो डेवलपमेंट का एक मानक होता है। अगर ये पुल बन गया होता तो ये स्थिति जो आप दिखा रहे थे, ये स्थिति नहीं देखने को मिली। चलिए, तो सॉफ्ट पहलू हो गया। कटिहार की बात कीजिए। कटिहार की जो स्थिति है वो बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ जो होती है, देखिए बाढ़ 2 तरह की होती है। एक बाढ़ तो होती है जो बड़े पैमाने पर आ जाती है, आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा। एक बाढ़ वो होती है जो तयशुदा है, उसको आना ही है। 15 जून का एक डेडलाइन होता है कि 15 जून के बाद बारिश होगी, बाढ़ आएगी, और उसकी तैयारी फरवरी से सरकार करती है। और फरवरी में ये बयान देती है कि हम आने वाले दिनों में जो बाढ़ आएगी उसकी तैयारी पूरी कर रहे हैं। और 15 जून के पहले जैसे ही बारिश शुरू होती है कहते हैं मैं पूरी तैयार हूं किसी तरह की आपदा से निपटने के लिए। लेकिन सबके सब कागज पर साबित हो रहे हैं, सबसे के सब सिर्फ बयान पर साबित हो रहे हैं कि ये बयान था, उनका कहीं पर कोई आपदा से निपटने के लिए कोई उनकी तैयारी नहीं थी, जो स्थिति देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उस इलाके में कार्रवाई करें जिस इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग परेशान हो चुके हैं। चलिए गौस साहब। नहीं, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन्होंने कहा 15 जून के बाद फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास पूरा फ्लड कैलेंडर रहता है बाज़ाब्ता। मुझे जानकारी है इसकी पक्की। फ्लड कैलेंडर रहता है, कब बाढ़ आएगा, कब जाएगा और कब जो है मतलब ये बांध का मतलब मुरम्मत कर लेना है, किसका क्या करना, सब रहता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, मंशा हो तब ना। और रही बात, इन्होंने कहा कि नॉर्थ बिहार के लोग, तो नॉर्थी बिहार है जो बिहार, उसी से बिहार की पहचान है। जब बिहार बटा हुआ नहीं था तब भी और बट गया तब भी, और वहीं के लोगों ने राजपाट करने का काम किया। इन लोग तो तरसते रहे, मिलना नहीं है जमीन, रूटलेस लोग हैं। समझ गए, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, जवाब दे दिया बीच में, थोड़ा सा हो जाना चाहिए सभी। वहाँ आदमी की कमी नहीं, बारिश साहब कमी तो बड़े बड़े लोग, आप जैसे लोग वहाँ इनकार कहाँ किया जा सकता है, लेकिन आप जैसे लोग। चलिए, लेकिन गौस साहब, इन चीजों को छोड़ के कटिहार की जो हमने तस्वीर देखी, 9 पंचायत डूब चुके हैं। लोग सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि सरकार आएगी, हमें राहत देगी, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम होगा। कागज पर कई तरीके के कोषांग बनाए गए, आपदा प्रबंधन विभाग आपका है, आपने कई लोगों को तैनात किया, कई अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की और कई के सब कुछ पर नजर रखना है। हम पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, हम तैयार हैं। बाढ़ आती है, 9 पंचायत डूब जाते हैं, लोग इंतजार में बैठे हैं सरकारी मदद के। नहीं, निश्चित रूप से बहुत अफसोस की बात है कि इतना वक्फा गुजर गया और सरकार अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोई है। जितनी त्वरित कार्रवाई हो सकती है, इमरजेंसी समझ के सरकार को इसको सुध लेनी चाहिए और जितना राहत हो सके। और हम लोग की भी कोशिश होगी, अन्य पार्टियों की भी, कि हम लोग भी कोशिश करेंगे और NGO वगैरह से संपर्क करके हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकार का जो काम है वो का विलम्ब करे और हम लोग भी देखेंगे इसको। चलिए, सरकार का जो काम है वो तो करेगी।
बारी साहब, एक सवाल जो ब्रेक से पहले भी हमने आपसे किया था, क्योंकि अगर इसको दूसरे तस्वीर में देखा जाए, ठीक है, कुछ बाढ़ों की अगर बात की जाए तो जाहिर सी चीजें नहीं रोकी जा सकती है, कुछ भी हम कर दें, कुछ बांध टूटने से होती है, तो कुछ भ्रष्टाचार की बाढ़ होती है, कुछ तटबंध की होती है, कई चीजें। लेकिन एक चीज जो हमेशा से जब भी हम चर्चा करने बैठे एक बात सामने निकल कर आई है, वो ये आई है कि नेपाल में तेज बारिश हुई, पानी जो वहां से छूटा, बाढ़ आना तय है। तो क्यों नहीं इस बात को, जब हम जानते भी हैं, जैसा आपने कहा कि जब चीजों को जान रहे हैं तो हम सुधार सकते हैं, तो जब लगातार हम जानते हैं, आज तक ये मैटर क्यों नहीं इसको सुलझाया गया, नेपाल से क्यों नहीं बात की गई है, क्यों नहीं नेगोशिएशन होता है इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि ये जो बिहार में बाढ़ आती है, देश में जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ की स्थिति दूसरी होती है। अभी उत्तराखंड में जो आई तो एक तरहदी थी, वो आ गई और वहां पर तबाही हो चुकी है। लेकिन बिहार में पहले से पता चलता है, लोग मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं कि अब आषाढ़, अब बरसात आ रही है, बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगा। और जैसे ही नेपाल में बारिश होती है तो यहाँ अगर बारिश नहीं भी होती है तो नेपाल वाली बारिश यहाँ तबाही लेके चली आती है। तो इसलिए इसमें पिछले दिनों मैंने देखा है, मुझे जहां तक जानकारी है कि भारत सरकार के राज्य सरकार ने मिल करके नेपाल सरकार से बात की थी, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन उनके बात करने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं हो सका है जो नेपाल में जो बारिश होती है उसको रोका जा सके और उसको रोक करके बिहार को बाढ़ से बचाने की कोशिश की जा सके। ये तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं लोग? इसके लिए आप केंद्र सरकार को मानते हैं, राज्य सरकार को मानते हैं? राज्य सरकार के नेता, जितने लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उस क्षेत्र के लोग आते रहे, मुख्यमंत्री होते रहे, उस क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र सत्ता पर रहे, वो सब लोगों की। लेकिन एक लेमैन के हिसाब से बारी साहब, जो बात निकलकर सामने आती है और जो मुझे समझ में आती है, गौस साहब से भी इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, इसमें राज्य सरकार से बड़ी जिम्मेदारी तो मैं केंद्र सरकार की मानता हूं। इंटरनेशनल मैटर है, यहाँ पर राज्य सरकार क्या करेगी? दो चीज है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार इफेक्टेड होती है। जो लोग ज्यादा इफेक्टेड होता है उसको बढ़ चढ़ के दबाव देके काम कराना चाहिए, ये होता है। तो हम अगर पानी में डूब रहे हैं तो सबसे पहले आप बचाने के लिए आइए, तो आपकी जिम्मेदारी तो बाद में बचाने की। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पा रही है केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार देखते हुए भी आंख बंद की हुई है, क्योंकि वो जब मदद के लिए आएगी तब करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बाढ़ आ गया, बाढ़ में मैं डूब रहा हूं, तो आप बचाने वाले हैं तो पहले हमको बचने की भी सब कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप लाख बचाने का जो कोशिश करेंगे, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए बिहार में जो बाढ़ है वो तय है। बिहार में जो सरकारें बनती हैं वो लाइन ऑर्डर के नाम पर बनती है, सड़कें के नाम पर बनती है, बिजली के नाम पर बनती है। लेकिन उसके साथ साथ बाढ़ भी एक समस्याएं होती हैं जो तयशुदा है कि अगर आप थोड़ा सा विल पावर सरकार में रही तो लाइन ऑर्डर सुधर गया, बिजली सुधर गई, सड़क सुधर गया। लेकिन बाढ़ वैसा मसला है जो अभी तक किसी सरकारों ने नहीं सुझाया है। ये ना कि ये 7 सरकार में, इसके 15 साल की सरकारों ने, या उसके पहले 40 साल आपने भी हम भी वही करें, या उसके पहले की सरकारों ने। लेकिन ये तो समस्या ऐसी है जो तयशुदा समस्याएं हैं। ये बाढ़, बरसात आएगी, बाढ़ आएगा। चलिए गौस साहब, यही सवाल मेरा आपसे, तयशुदा समस्या, इस बात को बारी साहब मान रहे हैं, लेकिन इसकी आप कौन जिम्मेदार मानते हैं? नेपाल से क्यों नहीं बात हो पाती है? 65 साल से केंद्र में किसकी सरकार रही है जी, 10 साल को छोड़ दिया तो ये बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ये मामला इंटरनेशनल, आपने भी कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ही बात करेगी, कोई राज्य सरकार बात नहीं करेगी। और ये कहना गलत है, जो डूब रहा है उसको भी बचने की कोशिश की, वो तो डूब ही रहा है, उसको बचाने की जरूरत है कि उसको पहले बचने की जरूरत है, उसको भी। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, नेपाल से मेरी जानकारी के हिसाब से 16-17 नदियाँ हैं, इसका स्रोत नेपाल से, वहाँ से पानी आता है। तो निश्चित रूप से केंद्र की जो सरकार है, चाहे कोई सरकार हो, या अभी जो है या इसके पहले भी जो थी, और जो लंबे समय तक जो लोग रहे हैं, बिहार उपेक्षा का शिकार रहा है हर तरह से। इसके साथ इसको तो मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, यहाँ तक कि जो जेपी आंदोलन के भीख में सरकार बनी थी केंद्र में 1977 में, वो भी, और जो अभी है इसके पहले था, सिवाय यूपीए 1 गवर्नमेंट में, चूंकि कद्दावर नेता या बिहार के कई लोग थे, जिससे इतने सारे यहाँ पैसे आए, रोड बने, सड़कें बने, जिसकी वही नीतीश कुमार ले रहे हैं। क्योंकि क्या उसमें उस समय लालू जी बताने की जरूरत नहीं है, नाम में कुछ लोग को बेचैनी हो जाती है, लेकिन बेचैनी का ख्याल रखते हुए। लेकिन गौस साहब, आपसे एक सवाल हम कर, बारी साहब एक सवाल गौस साहब एक सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। 15 साल सरकार रही आपकी भी, उस इन 15 सालों में क्या इस मैटर पर बात करने की कोशिश की गई? अच्छा, ये देश नहीं ना बिहार जी, बिहार फेडरल, हिंदुस्तान फेडरल स्टेट है जी, तो इसमें एक राज्य बिहार भी है।
और जिस दिन बिहार को घोषित कर दिया गया कि हम आज़ाद हो गए, तब यहाँ का लोग बात करेगा नेपाल से? ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार को ही बात करना है। क्या केंद्र सरकार नहीं जानती है कि हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार है? प्रधानमंत्री बनने वाला लोग उम्मीदवार जो बिहार और यूपी से अपेक्षा रखता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले ताकि हमारी अकेली सरकार बने, और इस बात के लिए फिक्र नहीं है। जिस बिहार से मिनरल्स मिला करता था, जिस बिहार को दोहन करके लोग ले जाते थे दूसरे स्टेट में, उसके ऑफिस बनते थे, कार्यालय बनते थे। चलिए, तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है बारी साहब। इस बात से हमको पीछे हम नहीं हट सकते हैं कि आजादी के बाद से आज तक उपेक्षा जरूर हुई है, चाहे केंद्र में जिसकी भी सरकार रही। देखिए, एक तो शब्द है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकारें किसकी रही। हम पूछते हैं कि उसके बाद जिनकी सरकारें, एनडीए की सरकारें 6 साल रही थी, उससे भी पूछा जाए कि तुम कुछ, मैंने वही बोला, चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन उसमें फिर 10 साल को छोड़ दें 10 साल तो आपकी ही सरकार है। यूपीए 1 में बहुत कुछ हो गया। यूपीए 1 में चूंकि बिहार के एक नेता शामिल थे इसलिए यूपीए 1 में हो गया, ये कहना कहीं से उचित है क्या? और अगर यूपीए 1 में हुआ तो यूपीए 1 में ये बाढ़ की समस्याओं का कोई समाधान वो हो गया क्या? तो खैर आप ही बताइए कि ये समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? नेपाल का समाधान यूपीए 1 में एक भी बाढ़ समस्याओं पर बैठक हुई, वही उसी राष्ट्र यूपीए 1 से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे और जो यूपीए पर दबाव डाल रहे थे। तो क्या कारण मानते हैं आखिर नेपाल से क्यों नहीं बात हो पाती है? कि मेरे बात को समझने की कोशिश ये किया कि मैं ये कह रहा था कि उसमें एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि आज अब प्लान बनाया, कल काम लगा दिया, परसों कंप्लीट हो गया, एक पुल बनाना है, पुल बना दिया। पुल बनाना, आप सुन तो लीजिए ना। जब यूपीए में थे, आप जिस 6 साल में थे उसमें क्या किया? उसमें जो किया वो आपने नहीं क्या किया? बिहार में इतना सड़क नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का नाम ला रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ला रहे हैं। पहले आप ही दोनों फरियाद लीजिए, तब हम लोग बताएंगे किसने दिया। खैर, गौस साहब और बारी साहब, गौस साहब और बारी साहब, हम राजनीति नहीं करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया, वक्त की भी कमी रह गई है जी। ये समस्याएं बड़ी समस्या है जी, और ये इच्छा समाधान होने की। लेकिन 6 साल में भी राजभोग के 6 साल में भी राजभोग 65 साल हुए। 6 साल में भी बहुत कम है। 200 साल होने, ना 500 साल होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जितना भी समय हो, इसमें एक इच्छा शक्ति के साथ केंद्र सरकार को चाहिए कि इसको ये परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। और बार बार इस तरह की बातें करना कि 65 साल हो गया आजादी के बाद, नहीं 400 साल भी रही। आप जैसे लोगों का समर्थन रहेगा तो 100 साल में भी नहीं होगा। आप 6 साल में कुछ नहीं किया, एक बैठक नहीं किया आपने। अगर आप 6 साल में जानकारी आप लीजिए, आप सुनिएगा तब नहीं, आप सुनिएगा तब नहीं, आप सुनिएगा तब नहीं। आप तो 6 साल में आपको अच्छा लग गया, अब 65 साल खराब लग रहा है। 65 साल 6 साल में जो खराब हुआ वो भी बोलिए कि क्या खराबी हुई आपने। चलिए बारी साहब, वक्त की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है बारी साहब। गवर्नमेंट तक को सुनिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा प्रोजेक्ट, किसी के खिलाफ हम राजनीति नहीं करना, बड़ा प्रोजेक्ट है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति से इसको समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपके भी, समय लगेगा, साल में हो जाएगा। ये तो नेपाल की बात हो गई। राज्य सरकार को फिलहाल क्या करना चाहिए? राज्य सरकार को तो मैं कहता हूँ अगर नहीं समाधान करती है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, उसी बाढ़ के पानी में। 15 साल में भी सरकार जो नहीं। चलिए, वक्त की मजबूरी, अब वक्त की मजबूरी। बारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गौस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और चर्चा करने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।